हेलो दोस्तों। चलिए लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आएगी क्या आवाज यहाँ से। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेटमेंट किसको कहा जाता है, मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक के अंदर हम लोग देख रहे थे कि लॉजिक के अंदर स्टेटमेंट किसको कहा जाता है और ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और देखा कि कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा कि जब दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम एक साथ जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स, तो उसको कहा जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हमें अलग अलग तरीके के कंपाउंड स्टेटमेंट्स स्टडी करने हैं और उनके ट्रूथ वैल्यूज हमें स्टडी करने हैं। तो कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है। बेसिकली देखिए, हमारा आज का जो पॉइंट है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट हमें स्टडी करना है एंड ट्रूथ टेबल्स। अब ट्रूथ टेबल क्यों कहा जा रहा है ये भी आप समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें स्टडी करना है कि कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहा जाता है, कितने अलग अलग तरीके के कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। और अगर हम बोल रहे हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट, चाहे वो सिंपल स्टेटमेंट हो, कंपाउंड स्टेटमेंट हो, वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो उसका ट्रूथ वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने सिंपल स्टेटमेंट के बारे में स्टडी किया कि किसी भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब कहेंगे, ये हम लोगों ने देखा। और उसी के साथ में हम लोगों ने ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट भी स्टडी किया था। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहा जाता है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए हमारे पास कनेक्टिव्स है, फ्रेजेस है, वर्ड्स है। तो वो कौन कौन से वर्ड्स है और जो भी हम कनेक्टिव यूज करेंगे उसके हिसाब से हमने उसको एक अलग नाम दिया हुआ है। ठीक है, सो हमारे पास कौन कौन से कनेक्टिव्स हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं, इनको कहा जाता है लॉजिकल कनेक्टिव्स, जिनका हम यूज करेंगे दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए। तो कनेक्टिव्स है हमारे पास, पहला कनेक्टिव है एंड, और उसका सिंबल, उसको डिनोट किससे किया जाता है, जो एंड कनेक्टिव है उसका ये सिंबल है। ठीक है, फिर सेकंड कनेक्टिव है हमारे पास और, उसके लिए ये सिंबल है। फिर थर्ड कनेक्टिव है हमारे पास इफ डॉट 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 देन डॉट डॉट डॉट, और इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से है, एरो है, वन हेडेड एरो है। फिर फोर्थ वाला है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसको इफ आर डबल एफ भी लिखा जाता है, तो इसका सिंबल है डबल हेडेड एरो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब इसको हम लोग, ज्यादातर लोग इसको कनेक्टिव मानते नहीं है क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स को नहीं जोड़ता है, ये बस क्या करता है, निगेशन जो होता है वो दिए हुए स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाता है, मतलब उसका ऑपोजिट बनाता है। सो निगेशन, इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। ठीक है, सो अब ये आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स है और ये उनके सिंबल्स है। ठीक है, अब इनको नाम क्या दिए हैं, जब आप दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एंड से ज्वाइन करते हो, एंड से जोड़ते हो, तो जैसे मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर उसके साथ में हम लोग सभी स्टेटमेंट को देखेंगे। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, 2 इज इवन नंबर एंड 3 इज 2 इज इवन नंबर, ये एक स्टेटमेंट है। चलिए मैं नोटेशन के साथ में लिख देता हूं, लेट P डिनोट्स 2 इज इवन नंबर एंड Q डिनोट्स 3 इज प्राइम नंबर। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट्स है मेरे पास। हमें पता है कि एक स्टेटमेंट जो होता है, सिंपल स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है, तो उसको हम लोग लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है बेटा, हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स का, इन सारे कनेक्टिव्स का यूज करके मैं इन दो स्टेटमेंट्स को जोड़ना चाहता हूं। ठीक है, तो अब पहला वाला मैं बनाने जा रहा हूं। सो मैं एंड इस लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके मैं इन दो स्टेटमेंट्स को जोड़ूंगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, जब आप एंड का यूज करके दो स्टेटमेंट्स को जोड़ते हो तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होता है
उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, मैं बाद में पहले ये बता देता हूँ, फिर बाद में मैं यहाँ पर एक कॉलम बना के उनके नाम भी बता दूंगा। ठीक है, तो एंड का यूज करके हमें अगर बनाना है तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, 2 इज इवन नंबर एंड 3 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन दो स्टेटमेंट को जोड़ दिया इस लॉजिकल कनेक्टिव से, तो बन गया कंपाउंड स्टेटमेंट। पहले आपके पास दो सिंपल स्टेटमेंट थे और उससे आपने बना दिया एक कंपाउंड स्टेटमेंट बाय कनेक्टिंग दीज टू सिंपल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिव, लॉजिकल कनेक्टिव। तो अब आपको ये बात यहां पर समझनी है कि ये बन गया है कंपाउंड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है और इनको जोड़ा गया है लॉजिकल कनेक्टिव एंड से। तो जब आप एंड से जोड़े, जब आप एंड का यूज करके कोई कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हो तो उसको कहा जाता है बेटा कंजंक्शन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कंजंक्शन कहा जाता है। और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है उसको आप P से डिनोट कर रहे हो, दूसरा स्टेटमेंट है इसको Q से डिनोट कर रहे हो, और एंड का नोटेशन क्या होता है इस तरीके से। तो देयरफॉर इस कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म होगा P एंड Q। इसको रीड कैसे करेंगे, P एंड Q। तो P क्या है, ये है, और Q क्या है, ये स्टेटमेंट है। तो आप कंपाउंड स्टेटमेंट का इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, तो जब भी कोई कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होता है तो वो जिन सिंपल स्टेटमेंट से फॉर्म हुआ है उन स्टेटमेंट को कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ दैट कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे इस कंपाउंड स्टेटमेंट का कंपोनेंट स्टेटमेंट कौन सा है, तो 2 इज अ इवन नंबर, ये एक कंपोनेंट स्टेटमेंट है, एंड 3 इज अ प्राइम नंबर, ये दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट है। किसका, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का। ठीक है, तो जैसे अब इन दो स्टेटमेंट को एंड से जोड़ के मैंने जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया उनको हम लोग कहेंगे कंजंक्शन। तो इसको बाद में ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट्स को अगर एंड से जोड़ते हैं तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है उसको हम लोग कंजंक्शन कहने वाले हैं। ठीक है, वो चीज मैं लास्ट में यहां पर लिख दूंगा कि कभी भी आप जब स्टेटमेंट्स को एंड से जोड़ते हो तो उसको क्या कहना है, और से जोड़ते हो तो क्या कहना है। चलिए, अब पहली चीज हम लोगों ने देखी क्या, कि कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनता है। ठीक है, तो एंड का यूज करके आपने इन दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के आपने कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया। अब बात आती है कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू की, कि ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है कंपाउंड स्टेटमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं इस पूरे स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट पर। कंपोनेंट स्टेटमेंट मतलब जिन स्टेटमेंट को जोड़ के बनाया गया हुआ है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसके अंदर दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, तो इन दो कंपोनेंट स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्टिव इनके ऊपर डिपेंड करता है इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, अब इसको डिफाइन किया है, देखो बेटा याद रखेंगे ट्रूथ वैल्यूज हर स्टेटमेंट में, जैसे कि एंड से जुड़े हुए कंपाउंड स्टेटमेंट में ट्रूथ वैल्यू कैसे आएगा ये डिफाइन किया हुआ है, और से जुड़े हुए, इफ देन से जुड़े हुए, इफ एंड ओनली इफ से जुड़े हुए, इन सभी में ट्रूथ वैल्यू डिफाइन किया हुआ है। तो कंजंक्शन के अंदर, कंजंक्शन मतलब आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसमें ट्रूथ वैल्यू कैसे डिफाइन किया आपका, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये जो कंजंक्शन होता है, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है P एंड Q, ये कब ट्रू होगा, अगर दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो पहली तो बात आप ये समझिए कि मुझे इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालना है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इस एक सेंटेंस के ऊपर, और ये दूसरे सेंटेंस के ऊपर, और ये कनेक्टिव के ऊपर। ठीक है, अब सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के ट्रूथ वैल्यू के ऊपर इस पूरे सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करने वाला है। तो देखो पहला सेंटेंस ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन तैयार हो रहे हैं, तो देखिए ये पहला स्टेटमेंट है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ये दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, ये आपका P स्टेटमेंट है, Q स्टेटमेंट है, और इन दोनों को जोड़ा है एंड ने, तो P एंड Q ये आपका स्टेटमेंट बना है। तो आपको इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालना है, लेकिन इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है इन दोनों के ट्रूथ वैल्यू के ऊपर। तो इन दोनों के ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, हम सारी पॉसिबिलिटी लिखते हैं। तो पहला ट्रू हो सकता है, दूसरा फॉल्स हो सकता है, फिर दूसरा फॉल्स हो सकता है, पहला ट्रू हो सकता है, फिर सॉरी मैं ये इसका सीक्वेंस कैसे होता है, TT TF FT एंड FF। आपको यही सीक्वेंस ध्यान में रखना है और इसी सीक्वेंस का यूज करना है हर बार। ठीक है, ये क्या है बेटा, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, दोनों में से पहला ट्रू दूसरा फॉल्स,
फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू और दूसरा दोनों भी फॉल्स। जैसे आपने जिन दो स्टेटमेंट को जोड़ के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है, तो ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है बेटा, 2 इज इवन नंबर, हाँ ये सच है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, और 3 इज अ प्राइम नंबर, ये भी बात सच है। मतलब जब आप इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालने जा रहे हो, तब आपको कंपोनेंट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दोनों भी ट्रू है, लेकिन ये भी तो सिचुएशन हो सकती है, आप जिन दो स्टेटमेंट को जोड़ रहे हो वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं, उन दोनों में से एक ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 केसेस बनेंगे जब आप दो स्टेटमेंट को जोड़ के कोई कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, मतलब कभी भी याद रखना है कि दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के जब कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया जाएगा, किसी भी कनेक्टिव का यूज करके बनाओ, जब भी दो सिंपल स्टेटमेंट, तो उसके अंदर ये 4 पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि दो स्टेटमेंट, इन 4 पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी ले होगी दोनों स्टेटमेंट में। मतलब दो स्टेटमेंट है आपके पास, दोनों ट्रू हो सकते हैं, या फिर एक ट्रू एक फॉल्स, या फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी दिखती है आपको? नहीं। तो आप कोई भी जो दो स्टेटमेंट ले लो, इनमें से एक पॉसिबिलिटी होगी। तो जब भी आपका स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट कंजंक्शन है, तो वो कंजंक्शन ट्रू कब रहेगा, मतलब ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जिसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिव एंड है और उसके अंदर दो स्टेटमेंट है, तो ऐसा स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, जब उसके दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, बाकी सब केसेस में वो फॉल्स होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है जो इन दो स्टेटमेंट से बना है, तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आता है जब उसके दोनों कंपोनेंट्स का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, बाकी सभी केसेस में ये होता है फॉल्स। मतलब दो दिए हुए दो स्टेटमेंट में से एक भी अगर फॉल्स है, एक भी फॉल्स है, तो उसका ट्रूथ, पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर यहां पर लिखता हूं 3 इज प्राइम नंबर की जगह मैं बोलता हूं 3 इज इवन नंबर। अब आपका कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है 2 इज इवन नंबर एंड 3 इज इवन नंबर। तो आपको पता है यार, आधा ही सेंटेंस सच है, और आपको पूछा जा रहा है कि पूरे सेंटेंस के ट्रूथ के बारे में बताओ। अब क्योंकि यहाँ पर एंड आया है, तो एंड का मतलब क्या होता है, दोनों अगर सच है तो पूरे सेंटेंस को सच कहा जा सकता है, और दोनों में से एक भी अगर झूठ हो गया तो पूरे सेंटेंस को सच कैसे कहेंगे, पूरे सेंटेंस को तो झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एंड आया है। समझ रहे हो ना, एंड का मतलब क्या होता है, ये भी और ये भी। तो अगर दोनों सच होंगे तो पूरा स्टेटमेंट सच हो जाएगा, और दोनों में से एक अगर फॉल्स हो जाता है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, और दोनों फॉल्स है फिर तो फॉल्स होना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है ना। तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, ये ट्रूथ टेबल है कंजंक्शन का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ट्रूथ टेबल बनाने होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल है किसका, कंजंक्शन का। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपका कंपाउंड स्टेटमेंट जोड़ा गया है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया हुआ है लॉजिकल कनेक्टिव एंड का यूज करके, तो इसको कहा जाता है कंजंक्शन। तो बेटा हर कंपाउंड स्टेटमेंट में हमें क्या देखना है, पहली तो चीज कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट कौन से लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ा गया है, और उस लॉजिकल कनेक्टिव से जोड़ने के बाद उसका नाम क्या आता है, और उसका ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ टेबल। तो हर कंपाउंड स्टेटमेंट में आपको ट्रूथ टेबल निकालना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। पहले हमारे पास लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक ही स्टेटमेंट देखा था, तो एक स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा फॉल्स होगा। जब आप दो स्टेटमेंट को एक साथ कंसीडर कर रहे हो, तो दो स्टेटमेंट की 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है, या तो दोनों ट्रू होंगे, दोनों में से एक फॉल्स होगा, दोनों में से एक फॉल्स होगा, या फिर दोनों फॉल्स होंगे। मतलब एक फॉल्स एक ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स, और दोनों फॉल्स। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज आपको कंसीडर करनी। तो इन लोगों ने डिफाइन करके रखा है, जब भी कंजंक्शन रहेगा तो कंजंक्शन स्टेटमेंट, कंजंक्शन ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये ट्रू तभी हो सकता है जब उसके दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हो, अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा। ठीक है, बाकी तीनों केसेस में फॉल्स रहेगा। और याद रखना ट्रूथ टेबल निकालते समय यही सीक्वेंस फॉलो करो, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। और अगर आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना तो कम से कम ये चीज तो ध्यान में रखो कि कंजंक्शन कब ट्रू होता है, जब उसके दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, या फिर बाकी सिचुएशन में वो फॉल्स होता है। तो ऐसा भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड होता है, तो ये अच्छा रहेगा आप अगर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटीज है, आप कोई भी इसको भी पहले लिख सकते हो, आप इनमें से किसी का क्रम कुछ भी रख सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि कंजंक्शन तब ट्रू होता है जब उसके दोनों भी स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं, बाकी सारे केसेस में वो फॉल्स होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया कंजंक्शन के बारे में। अब दूसरी चीज, आपका जो कंजंक्शन है, लॉजिकल कनेक्टिव जो एंड है, उसको और भी दूसरे अंग्रेजी शब्द है जिनका इस्तेमाल करके लिखा जाता है, जैसे बट। एंड की जगह बट आएगा तो भी समझना कि वो कंजंक्शन है। ठीक है ना, मतलब वो एंड का
सिनोनिम तो नहीं बोल सकते, लेकिन एंड के सिमिलर बट को भी यूज किया जा सकता है। तो कई सारे एग्जांपल में आपको एंड की जगह बट दिखेगा, तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये कंजंक्शन है। तो एंड की जगह पर अगर बट आता है तो भी वो कंजंक्शन ही रहेगा। फिर उसके बाद में एट आ सकता है, अल्दो आ सकता है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं, है ना, कि एंड की जगह पर कौन कौन से आते हैं, ठीक है। बट एट, दो, स्टील, मोर, मोर क्या, मोर ओवर, अल्दो नहीं, दो, बट एट, दो, स्टिल एंड मोर ओवर, मोर कैसा वर्ड है, मोर ओवर, मोर ओवर, मुझे बड़ा गंदा लगता है, अजीब है। स्टिल, मोर ओवर, कैसे लगता है पढ़ने में, मोर ओवर, बोलना नहीं आ रहा मुझे तो, चलिए छोड़िए। तो आपको ध्यान में देखो, ज्यादातर 99 केसेस में एंड ही यूज होगा जब कंजंक्शन बोलना है, कंजंक्शन लिखना है। लेकिन कभी कभार एंड की जगह पर बट आ सकते हैं, जैसे कि 2 इज इवन नंबर बट 3 इज अ प्राइम नंबर, तो समझना है कि ये कंजंक्शन है और मतलब एंड की जगह पर बट यूज किया गया है, तो इसका मीनिंग सेम है, तो उसके लिए ट्रूथ टेबल यही रहेगा। या फिर बोला जा सकता है 2 इज अ इवन नंबर येट 3 इज अ प्राइम नंबर, ऐसा बोला तो भी कंजंक्शन ही मानेंगे। फिर 2 इज अ इवन नंबर दो 3 इज अ प्राइम नंबर, तो भी कंजंक्शन है। फिर 2 इज इवन नंबर स्टिल 3 इज ए प्राइम नंबर, और तीसरा लास्ट 2 इज इवन नंबर मोर ओवर 3 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग, अच्छा यहां पर क्या लिखा था, प्राइम नंबर लिखा था ना, चलिए इसको प्राइम ही रखते हैं। तो ये हम लोगों ने मतलब ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, सीटी वगैरह जैसे में आते हैं, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया हमारे पास तो लॉजिकल कनेक्टिव एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ नेगेशन ही था, ये बट एट, दो, स्टिल, मोर और कहां से आ गए। तो किसी को लग सकता है कि ये एक ही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिव ही नहीं है ना। मतलब अगर कई कई बार अगर आपको ऐसे दे दिया 2 इज इवन नंबर बट 3 इज अ प्राइम नंबर, तो आपको लगेगा यार यहाँ पर दिख तो दो स्टेटमेंट रहे हैं लेकिन लॉजिकल कनेक्टिव नहीं दिख रहा, तो एंड की जगह पर ये यूज किए जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन खत्म हो चुका है। यहाँ पर कंजंक्शन में हम लोगों ने देखा कि दो सिंपल स्टेटमेंट को एंड से, बट से, एट से, स्टिल से, दो से, मोर, ओवर से अगर जोड़ देते हो तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट कंजंक्शन कहलाता है। और कंजंक्शन तभी ट्रू होता है जब उसके दोनों भी स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो, बाकी सभी केसेस में वो फॉल्स होता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में कंजंक्शन के बाद में आता है सेकंड टाइप, जिसमें आप दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे और से, और उसका सिंबल होता है ये, तो इसको कहा जाता है डिसजंक्शन। तो जब आप दो स्टेटमेंट को और से जोड़ते हो तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उसको लॉजिक में कहा जाता है डिसजंक्शन, और इसको कहा जाता है कंजंक्शन, ठीक है ना। ये वर्ड्स याद रखना है आपको, ठीक है। ये नाम किसके हैं बेटा, ये नाम है कंपाउंड स्टेटमेंट के। कौन से कंपाउंड स्टेटमेंट, जो इस लॉजिकल कनेक्टिव से तैयार हुआ है, इस लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके दिया है। जो कंपाउंड स्टेटमेंट इस लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके और लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके तैयार हुआ है उसको डिसजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर इफ देन लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म हुआ है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंप्लीकेशन। फिर इफ एंड ओनली इफ या आई डबल एफ इफ, ऐसे इफ नहीं बोला जाता, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। इफ आई डबल एफ भी लिखा है तो भी इसको पढ़ते वक्त बोलते वक्त इफ एंड ओनली इफ ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी नया संशोधन मत करना, नहीं तो आपको लगेगा कि इफ ऐसे कुछ बोला जाता है, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हाँ, इनके नाम हम लोग देख रहे थे। तो अगर कंपाउंड स्टेटमेंट कंजंक्शन कब कहलाता है, जब लॉजिकल कनेक्टिव एंड यूज हुआ हो। डिसजंक्शन कब कहलाता है, जब और यूज हुआ हो। इंप्लीकेशन कब कहलाता है, जब इफ देन का यूज हुआ है एज अ लॉजिकल कनेक्टिव। जब इफ एंड ओनली इफ का यूज होता है तब इसको कहा जाता है डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन। अच्छा, इसका इन इन दोनों का और एक नाम है, इंप्लीकेशन को कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडीशनल, और इसको कहा जाता है बाय कंडीशनल, ठीक है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। और ये है निगेशन, ये जो सिंबल यूज किया ना, ये कंपाउंड स्टेटमेंट होता है निगेशन। बेसिकली ये कंपाउंड स्टेटमेंट है ही नहीं, जहां पर निगेशन यूज होता है ना, इसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेट का मतलब होता है कि दो से ज्यादा स्टेटमेंट को इकट्ठा लाया जा रहा है विद हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव। लेकिन ये बेचारा अकेला गिर जाता तो इसको भी ले ले इनकी टोली में, है ना, इन चारों की टोली में इसको भी संभाल लिया गया।
बेसिकली ये ऑपरेटर है। निगेशन जो होता है ये ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेट करता है सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर। आप इसको अगर सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर ऑपरेट कर देंगे तो ये स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देगा। ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये सामने वाले को नेगेटिव बनाने का काम करता है। अगर मैं बोलता हूँ कि रमेश इज अ बॉय और उसका अगर नेगेटिव आपको निगेशन बनाना है तो आपको बोलना पड़ेगा रमेश इज नॉट अ बॉय, ठीक है ना। तो ये इसको नेगेटिव बना देता है ना। तो बताऊंगा जब मैं नेगेशन के ऊपर बात करूंगा। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि ये हो गए इनके नाम, ठीक है, ये इनके नाम नहीं, इनके नाम हो गए ये, और ये सिंबल है, ठीक है, और ये कनेक्टिव्स है। अब बेटा यहाँ पर अब बात होगी, ये तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इन्हीं दो स्टेटमेंट को अगर आप एंड की जगह और से जोड़ देंगे तो आप इसको बोलेंगे ये तो डिसजंक्शन है। अब बात होगी इसकी ट्रूथ वैल्यू की। सबसे इंपॉर्टेंट सब चार के चार कंपाउंड सेट के स्टेटमेंट के अंदर, चार बोलो या पांच बोलो, इन सभी कंपाउंड स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट है ट्रूथ टेबल और उसकी कंडीशंस। मतलब ट्रूथ टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी का आगे बहुत ज्यादा काम है, आगे सब ट्रूथ टेबल का ही काम है, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिव्स वगैरह ठीक है, इनके नाम वगैरह ध्यान में रखने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है ट्रूथ टेबल। तो जैसे एंड वाले का ट्रूथ टेबल ये आता है कंजंक्शन का, तो और वाले का क्या आएगा, तो आपके दो स्टेटमेंट है पी क्यू, उनकी ये पॉसिबिलिटी कांस्टेंट है, ये पहले दो कॉलम कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि दो स्टेटमेंट है तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, इन दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है अब और से, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है और से। अब याद रखना बेटा, और जो वर्ड है और जो कनेक्टिव है, तो इसका अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में इसके दो मतलब होते हैं। और यूज किया जाता है इंक्लूसिव वे से या फिर यूज किया जाता है एक्सक्लूसिव वे से। जब इंक्लूसिव वे की बात होती है, देखो ये जो और होता है ना लॉजिकल कनेक्टिव, ये दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो इंक्लूसिव या फिर एक्सक्लूसिव। अंग्रेजी में इसके दो तरीके से मतलब निकलते हैं। इंक्लूसिव का मतलब क्या, या तो ये या फिर दोनों, इसको इंक्लूसिव कहते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, या तो ये या फिर ये, ऐसे। तो लॉजिक के अंदर इसको कैसे यूज किया जाता है, लॉजिक के अंदर हम इसको इंक्लूसिव वे से लेते हैं, इसीलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आता है। अभी इंक्लूड, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जब अगर मैं मान लीजिए मैं ऐसा सेंटेंस स्टेटमेंट लेता हूं कि आइंस्टीन का नाम लू, नहीं लेता, चलो छोड़ो, कोई भी, रजनीकांत, ये रजनीकांत सही है। रजनीकांत विल गो टू मुंबई और दिल्ली। अब ये दो स्टेटमेंट है, रजनीकांत विल गो टू मुंबई और रजनीकांत विल गो टू दिल्ली, इन दो स्टेटमेंट को हमने जोड़ा है और से। अब जब मैं बोलता हूं कि रजनीकांत विल गो टू मुंबई और दिल्ली, तो इसका अभी अगर मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं या फिर कल के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि कल मैं ये न्यूज बता रहा हूं कल के बारे में, रजनीकांत कल बंबई जा रहा है या फिर दिल्ली जा रहा है। अब वो दोनों जगह पे तो नहीं जा सकता है, या तो यहां जा रहा है या फिर वहां जा रहा है, तो इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव वे ऑफ यूजिंग ऑल। एक्सक्लूसिव के अंदर क्या होता है, या तो ये या फिर ये, है ना। लेकिन इंक्लूसिव में क्या होता है, इंक्लूसिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जिसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे मान लीजिए दोनों पॉसिबिलिटीज अगर लेनी है हमें, तो कैसे एग्जांपल लेंगे हम, मैं अंग्रेजी में नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसे हिंदी में बता देता हूँ आपको, मेरे को बहुत टाइम लगता है अंग्रेजी में सेंटेंस वगैरह बनाने में, शायद गलत भी हो जाता है ग्रामेटिकली। सिंपली इंक्लूसिव का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए टीवी है हमारा, अब टीवी चल नहीं रहा है, अब टीवी ना चलने की वजह हो सकती है
कि टीवी के अंदर खराबी है, मतलब दिख नहीं रहा या फिर रिचार्ज खत्म हुआ है। टीवी के अंदर खराबी है या फिर रिचार्ज खत्म हुआ है। तो इसको अगर आप ये दो सेंटेंस मान ले कि टीवी खराब है और टीवी को रिचार्ज नहीं किया है, ठीक है। अब ये जो और से जोड़ा गया है कि टीवी खराब है या फिर टीवी को रिचार्ज नहीं किया गया है, तो इस केस में और को इंक्लूसिव वे से यूज किया जा सकता है। कैसे? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि टीवी दिख नहीं रहा क्योंकि टीवी खराब है, या फिर टीवी का रिचार्ज नहीं किया है, या फिर दोनों भी चीजें हो चुकी हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि और का जो यूज होता है वो आप जो दो सेंटेंसेस को जिस और से जोड़ रहे हो, तो वो दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस होने की पॉसिबिलिटी बताई जाती है या फिर दोनों की भी पॉसिबिलिटी जब होने की बताई जाती है तो उसको इंक्लूसिव वे ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं और का, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स लॉजिक के अंदर जो हम और यूज करते हैं वो इंक्लूसिव वाला करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि या तो पी स्टेटमेंट या फिर क्यू स्टेटमेंट या फिर दोनों स्टेटमेंट। इसलिए जब इसका ट्रूथ वैल्यू लिखा जाता है तो ट्रूथ वैल्यू ये स्टेटमेंट ट्रू को माना जाता है जब दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो। मतलब disjunction is true if any one of its component statement is true। ये P और Q ये ट्रू हो सकता है जब दोनों में से कम एक ट्रू हो। तो जब दोनों ट्रू रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट डिसजंक्शन फॉल्स कब होता है? जब इसके दोनों भी कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं, अदरवाइज बाकी केसेस में ये ट्रू होता है, ठीक है। तो डिसजंक्शन के बारे में ध्यान में रखेंगे कि पूरा ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपका और वाला, तो ये कब फॉल्स होता है? जब दोनों भी फॉल्स हो, नहीं तो बाकी केसेस में ये ट्रू रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन कैसे जोड़ता है पता है आपको? इफ 2 is even number then 3 is a prime number, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है। अब 2 is even number p है, तो इसको लिखा कैसे जाता है? p implies q। इसको रीड कैसे करेंगे? p implies q, p implies q। इसको कैसे रीड करेंगे? p implies q, ठीक है। तो p आपका पहला स्टेटमेंट है, q आपका दूसरा स्टेटमेंट है। तो ये जो p implies q स्टेटमेंट है, ये जो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे डिफाइन किया है? तो ये स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है, इसका फॉल्स वैल्यू डिफाइन किया है, ये स्टेटमेंट तभी फॉल्स होता है जब इसका पहला स्टेटमेंट ट्रू होता है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होता है, तब ये फॉल्स होता है। बाकी सारे केसेस में ये ट्रू होता है। ध्यान में रखेंगे इसको। इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे डिफाइन किया है कि ये सिर्फ तभी फॉल्स होता है जब इसका पहला स्टेटमेंट ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स होता है, बाकी सारे केसेस में ट्रू होता है। समझ रहे हो बात को? ये इसका ट्रूथ वैल्यू डिफाइन करने का तरीका है। मतलब P इंप्लाइज Q वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ये तभी फॉल्स होगा जब पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। बाकी सारे केसेस में इसका आउटपुट ये कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू ही होने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, P इंप्लाइज Q को। तो इसको कहा जाता है इंप्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि एंड की जगह पर काफी सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, वैसे ही इफ देन ये जो लॉजिकल कनेक्टिव है, तो लॉजिकल कनेक्टिव है तो ये तो अगर यूज किया जाए तो आपको सीधा सीधा समझ आ सकता है। लेकिन इफ देन की जगह पर और भी काफी सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि P implies Q तो मैंने लिखा ही है। फिर यूज किया जा सकता है इफ P देन Q, ये तो है ही, ये इसी का मतलब होता है। इसके बाद में आता है इसका Q whenever P, Q whenever P। फिर इसके बाद में इसकी जगह पर यूज किया जा सकता है P only if Q। फिर यूज किया जाता है P is sufficient, P is sufficient for P is sufficient for Q। या फिर बोला जा सकता है Q is necessary, Q is necessary बोलेंगे ना, Q is necessary, NECESSARY, Q is necessary for P and
सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू इज पी, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू इज पी, फिर उसके बाद में क्यू फॉलो कर रहा है पी को। तो ये सारे जो है वर्ड्स, ये सिर्फ और सिर्फ इफ देन को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे एग्जांपल में आगे आपको ये यूज किए जा सकते हैं। तो याद रखना है आपको कि अगर Q whenever P, P only if Q, P is sufficient for Q, Q is necessary for P, इस तरीके के वर्ड जब यूज किए जाते हैं, जब मैं P और Q बोल रहा हूं तो इसके जगह पर कोई ना कोई स्टेटमेंट आएंगे। समझ रहे हो बात को? मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा और यहाँ पर एक स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो और इस तरीके के बीच में वर्ड्स आएंगे, तो ये जब भी यूज किए जाएंगे तब समझना कि ये इफ और देन वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसके बाद में आता है इफ एंड ओनली इफ वाला, मतलब आपके दो स्टेटमेंट को आप ज्वाइन कर रहे हो इफ एंड ओनली इफ से। जैसे कि यहाँ पर 2 इज इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ, इसको लिखा जा सकता है ऐसे भी, IFF भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको इसी को बोलते हैं इफ एंड ओनली। तो इफ एंड ओनली इफ ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर IFF भी लिख सकते हो। तो 2 इज इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ 3 इज अ प्राइम नंबर, ये आपने स्टेटमेंट लिखा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होता है? डबल हेडेड एरो होता है, ठीक है। और इसके ट्रूथ वैल्यू को कैसे डिफाइन किया है कि ये जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसको इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन किया आपने, है ना, जिसके अंदर इफ एंड ओनली इफ ये लॉजिकल कनेक्टर यूज किया है, ये जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो ये तब ट्रू होता है जब इसके दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होते हैं या फिर दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं। मतलब ये दोनों केसेस में ट्रू होता है। अगर इसके दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू है तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर दोनों फॉल्स है तभी भी ये ट्रू है, लेकिन बाकी केसेस में ये फॉल्स होता है। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है और डबल इंप्लीकेशन आता है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स बन जाएगा। हाँ, लेकिन दोनों फॉल्स है लेकिन उनको जोड़ा है डबल इंप्लीकेशन में, तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू। समझ रहे हो बात को? तो ये सारी जो है बेटा पॉसिबिलिटीज है। मतलब आपका ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और इस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू रहेगा ट्रू। अगर आपके कंपाउंड स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो और अगर उसको इफ एंड ओनली इफ से जोड़ा गया है तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट का वैल्यू रहेगा फॉल्स। तो ध्यान में कैसे रखेंगे कि जब डबल इंप्लीकेशन होता है या फिर जब इफ एंड ओनली इफ से आप कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हो तब वो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होता है जब उसके दोनों भी स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स होते हैं, या फिर बाकी केस में वो फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये है बेटा, और इसको भी काफी अलग अलग इफ एंड ओनली इफ की जगह पर काफी सारे चीज आ सकते हैं ना, जैसे अच्छा हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं पी इफ एंड ओनली इफ क्यू के बारे में कि अब इसका काम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जब हम लिखते हैं P if and only if Q, तो बेसिकली ये क्या होता है पता है? P implies Q and Q implies P, इन दोनों का ये मिश्रण होता है। मतलब P if and only if Q जो सेंटेंस होता है, आप लोगों ने कई बार थ्योरम्स भी देखे होंगे, इसका कॉर्नर्स पार्ट भी ट्रू होता है ना। हमने जैसे डेरिवेटिव के अंदर एक देखा था, देखो आप लोगों को याद होगा, तो कंटिन्यूटी के अंदर एक थ्योरम देखा था कि, या फिर डेरिवेटिव के अंदर देखा था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो इसका कॉर्नर्स पार्ट ट्रू नहीं है, तो वहां पर आप लोग इफ एंड ओनली इफ नहीं यूज कर सकते। तो जब भी इफ एंड ओनली इफ यूज किया जाता है तो वहां पर कॉर्नर्स पार्ट भी ट्रू होता है, ठीक है ना। तो ये थ्योरम्स के अंदर काफी बार यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब P if and only if Q बोला जाता है तो इसका मतलब होता है if P then Q and if Q then P, दोनों तरफ से सही होता है। तो ये और ये दोनों सेम ही है। P if and only if Q का मतलब होता है P implies Q and Q implies P, तो इसका मतलब ये होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, वैसे मैं आगे भी बताऊंगा, आगे हमें काम है इसका बहुत कुछ। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने ये सारे कंपाउंड स्टेटमेंट देखे हैं और इनके ट्रूथ टेबल देखे हैं, ठीक है। एक बार टाइम चलिए, अब इसके अंदर लास्ट वाला आता है हमारा निगेशन, ठीक है। अब निगेशन का क्या सीन है, तो देखो निगेशन जो है बेसिकली ये ऑपरेटर है,
ये ना दो स्टेटमेंट को जोड़ता है और ना कुछ करता है, एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है जिसका आपको निगेशन लिखना हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है 2 इज इवन नंबर, अब आपको इस स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, तो अगर इस स्टेटमेंट को आप p से डिनोट करते हो तो इस स्टेटमेंट का निगेशन डिनोट किया जाएगा इस तरीके के सिंबल से, और इसको पढ़ेंगे निगेशन ऑफ p। ठीक है, तो दिए हुए स्टेटमेंट का निगेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल उसको नेगेटिव बनाना है। जैसे मान लीजिए अगर 2 इज इवन नंबर दिया है तो इसको आप लिखेंगे 2 इज नॉट इवन नंबर, तो जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है दिए हुए सेंटेंस के अंदर उसके बाद सिर्फ आपको नॉट लगाना होता है। और अगर मान लीजिए कि दिया हुआ सेंटेंस ही कुछ ऐसा है जैसे Q डिनोट्स 2 इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, अब यही आपका दिया हुआ सेंटेंस है और आपको इसका निगेशन लिखना है, तो आप सबसे पहले तो उसको डिनोट करेंगे निगेशन ऑफ Q से। अब इसका निगेशन क्या होगा, तो जो नॉट है उसको हटा दो, तो मतलब अगर नॉट दिया है तो नॉट को हटाने से आपको निगेशन मिलेगा, और अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाने से निगेशन मिल जाएगा। या फिर सबसे आसान तरीका होता है निगेशन लिखने का सिंपल स्टेटमेंट का, एक स्टेटमेंट का। अगर आपको वन स्टेटमेंट दिया है तो उसका निगेशन आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल, जैसे 2 इज इवन नंबर लिखा है तो इसका निगेशन आप लिख सकते हो कि इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट 2 इज इवन नंबर। बस ये हो गया इस स्टेटमेंट का निगेशन, ठीक है ना। याद रखना इसका निगेशन कभी ऐसे नहीं लिखना है 2 इज इवन नंबर, इसका निगेशन ऐसे नहीं होगा 2 इज ऑड नंबर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इससे मतलब ही नहीं है, आपको बस जो स्टेटमेंट दिया उसका निगेशन कैसे लिखना है, या तो ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट लगा दो, नॉट होगा तो नॉट हटा दो, मतलब सिंपली दिए हुए स्टेटमेंट का निगेशन आपको लिखना है जो आप अंग्रेजी लैंग्वेज में करते हो ना उस तरीके से। और दूसरी चीज की इसका सिंबॉलिक फॉर्म ध्यान में रखना है, या फिर अगर कुछ नहीं सूझता तो सिंपली इतना स्टेटमेंट पहले लिख दो, इट इज नॉट ट्रू दैट, जो भी स्टेटमेंट है उसको लिख दो। मतलब किसी भी स्टेटमेंट का सिंपली निगेशन लिखने का ये सबसे आसान तरीका है कि उसको इट इज नॉट ट्रू दैट करके जो भी स्टेटमेंट दिया वो लिख दो। जैसे मान लीजिए इसका आपको निगेशन लिखना है तो कुछ नहीं करना, इट इज नॉट ट्रू दैट 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बात खत्म। ना ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, सिंपल। तो इसको कहा जाता है निगेशन। तो किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन ऐसे लिखेंगे। अब निगेशन का निगेशन स्टेटमेंट इटसेल्फ फिर से आएगा, देखो ये पहला स्टेटमेंट दिया तो उसका आपने निगेशन ये लिखा, अब इस निगेशन का अगर मैं फिर से निगेशन लूंगा, जैसे मान लीजिए ये क्योंकि ये भी तो एक स्टेटमेंट है इसका भी तो मैं निगेशन ले सकता हूँ, तो इस निगेशन ऑफ पी का मुझे निगेशन लेना है तो निगेशन ऑफ पी लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ये स्टेटमेंट था मुझे इसका निगेशन लेना है। सो निगेशन ऑफ निगेशन होता है वही स्टेटमेंट इटसेल्फ, क्योंकि जब आप निगेशन का फिर से निगेशन करेंगे तो नॉट को हटाना पड़ेगा, तो फिर से वो ओरिजिनल स्टेटमेंट बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट सेट थ्योरी के अंदर कॉम्प्लीमेंट जैसा होता है ना उससे मैच करता है ये, ठीक है। तो ये जो भी लॉजिक के अंदर हम लोगों ने कनेक्टिव्स देखे ना ये बेसिकली सेट थ्योरी के सेट थ्योरी से मैच करते हैं। सेट थ्योरी के अंदर जो सेट्स के अंदर जो ऑपरेशन होता है ना यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है ना, तो उससे ये मैच करता है। हाँ काफी सारे होते हैं उसके अंदर, सेट्स के अंदर यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, फिर सबसेट्स, इक्वालिटी, तो जो भी ऑपरेशन है उनके साथ में इक्वेट करता है, ठीक है। चलिए खैर, तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर खत्म हो जाते हैं हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट। तो क्या देखा हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट में कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर हम वर्ड्स या फिर फ्रेज से ज्वाइन करते हैं इनमें से किसी एक से तो आपको कंपाउंड स्टेटमेंट मिलता है, और उस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू या फिर यानी ट्रूथ टेबल। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, बस ट्रूथ टेबल ध्यान में रखना है, वही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ट्रूथ टेबल कैसे आएंगे आपके, देखिए जब P एंड, देखो आप एक ही इसके अंदर इसको लिख सकते हो क्योंकि सभी स्टेटमेंट के लिए ये तो क्लियर है, टी 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 एफ एफ टी एंड एफ एफ, ये सीक्वेंस तो क्लियर है। तो P एंड Q का क्या रहेगा, P और Q क्या रहेगा, P if P then Q, that is P plus Q, and P if and only if Q, इनके लिए ट्रूथ वैल्यूज क्या रहेगी। तो एंड वाले स्टेटमेंट, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब होता है, जब दोनों भी ट्रू होते हैं, बाकी सारे केस में ये फॉल्स होता है, ठीक है। डिसजंक्शन में वैल्यू कब ट्रू होता है, जब दोनों में से एक भी ट्रू हो, जब दोनों ट्रू हो तो फिर तो बात बन गई, लेकिन दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो भी आपका सेंटेंस ट्रू रहेगा।
और यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा। P if V then Q, P implies Q के अंदर क्या होता है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो इसके लिए आपका स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, बाकी सारे केसेस में ट्रू रहेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू है, बाकी में तो ये फॉल्स है। और निगेशन का तो कोई कहना ही नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपके पास अगर एक स्टेटमेंट दिया तो उसका निगेशन कैसे लिखेंगे आप, या तो शुरुआत करो इट इज नॉट ट्रू दैट, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट लगा दो। ठीक है, और अगर नॉट दिया है तो उसको हटा दो, इससे आपको दिए हुए स्टेटमेंट का निगेशन मिलेगा। तो ये सारे जो कुछ भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपका अभी एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा था, अभी नेक्स्ट सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके ध्यान में आएंगे। तो एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर फिक्स आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए वेटेज भी काफी ज्यादा होता है, बहुत आसान टॉपिक है लेकिन वेटेज ज्यादा है इसको। ठीक है, बोर्ड के अंदर और सीईटी में भी इसके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आसान टॉपिक है लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा करता है अगर चीजें सही तरीके से नहीं समझ में आई। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आप समझ में आएंगी अब जब हम एग्जाम्पल में इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पॉज कर देता हूँ। चलिए बेटा, मेरे ख्याल से ये वीडियो इसी क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बेसिक क्वेश्चन है, समझना इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ गए फिर इस क्वेश्चन को कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक इसका जो सॉल्यूशन है वो एक स्टेप है आगे दूसरे एग्जांपल्स के लिए। चलिए हमें क्या करना है, अभी कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो ये सारे कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसके अंदर के लॉजिकल कनेक्टिव्स को पहचानना है और इनको नोटेशन देना है और फिर सिंबॉलिकली लिखना है। तो बोर्ड के अंदर अगर मान लीजिए गलती से पूछा भी जाता है और अगर नहीं भी पूछा गया तो भी आगे एग्जाम्पल में आपको इसको लिखना ही है। तो बोर्ड के अंदर इसको कैसे लिखना है मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिर हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि कितने स्टेटमेंट से, कितने सिंपल स्टेटमेंट से ये बना हुआ है कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसको मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो मुझे ये जानना पहले समझना पड़ेगा कि नागपुर इज इन महाराष्ट्र एक स्टेटमेंट है एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्टेटमेंट है उसको किसी एक लेटर से डिनोट करूंगा, दूसरा स्टेटमेंट है उसको किसी दूसरे लेटर से डिनोट करूंगा और लॉजिकल कनेक्टिव क्या है उसको पहचानूंगा। तो क्योंकि ये मेरा एजम्पशन है इसलिए मैं ये इसको लेट कहूंगा, लेट ए डिनोट्स, लेट पी डिनोट्स नागपुर इज इन महाराष्ट्र and Q denotes Chennai is in Tamil Nadu. ठीक है, let P denotes Nagpur is in Maharashtra and नहीं Q denotes Chennai is in Tamil Nadu. तो अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोगों ने लेटर से डिनोट किया। सो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं therefore given statement, या फिर लिखेंगे therefore symbolic form of given compound statement is P and Q, क्योंकि लॉजिकल कनेक्टिव क्या है एंड है तो उसके लिए नोटेशन क्या है ये वाला। तो ये बन गया दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसको इंपॉर्टेंस तभी, इसका मीनिंग आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पता होगा कि P एंड Q को आपने क्या डिनोट किया है, मतलब किस सेंटेंसेस को, किस स्टेटमेंट को आपने P एंड Q से डिनोट किया है। तो आप जब आगे एग्जांपल सॉल्व करते हो तो ये ढांचा जो है ये फिक्स ढांचा रहेगा आपके आगे के एग्जांपल्स का, क्योंकि आपको ट्रूथ टेबल्स निकालने हैं तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट को। तो आपका कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट हो आगे दिया हुआ जिनके हमें ट्रूथ वैल्यूज निकालने हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना ही पड़ता है। मतलब दो स्टेटमेंट को आप P और Q से डिनोट करो, फिर जिस तरीके का लॉजिकल कनेक्टिव उस हिसाब से आप उसको उसका नोटेशन लिख दो और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोर्ड के अंदर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आगे सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल
ये एक स्टेटमेंट बन गया जिसको हम P से डिनोट करेंगे। एंड दूसरा लिखेंगे ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर मेरा एजम्पशन रहेगा कि मान लीजिए मैं P से डिनोट कर रहा हूं ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इस स्टेटमेंट को, एंड फिर मैं ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। सो आपको ये इस तरीके से लिखना होगा। यहाँ पर उन्होंने आपको ऐसा लग सकता है कि एक ही स्टेटमेंट दिया है या फिर क्या गड़बड़ है, तो ये दो स्टेटमेंट है और से जोड़े गए। सो आपको देखना है कि ट्रायंगल इज इक्विलैटरल एंड और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब आपने P और Q से दो स्टेटमेंट को जोड़ दिया। अब लॉजिकल कनेक्टिव पहचान कौन सा और है, तो और के लिए क्या होता है, ये V जैसा होता है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन गया, P और Q। नेक्स्ट द एंगल इज राइट एंगल, ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम P बोलेंगे। लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, इसके लिए सिंबल है डबल हेडेड एरो, इट इज ऑफ 90 डिग्री। तो नोटेशन कैसे लिखेंगे, द एंगल इज राइट एंगल जिसको P से डिनोट कर रहे हो, और दूसरा इट इज ऑफ 90 डिग्री नहीं लिखना है, मेजर ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, या फिर लिखो इट इज ऑफ 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है इतना। सेकंड Q से डिनोट करेंगे इट इज ऑफ 90 डिग्री, और इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या है, ये है। तो ये जो थर्ड है इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगा, P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है। नेक्स्ट एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये नाइदर नॉर बेसिकली क्या होता है, ये भी नहीं एंड वो भी नहीं, ऐसा उसका मतलब होता है ना, नाइदर नॉर का। तो आपको यहां पर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। नाइदर नॉर बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, तो ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, देखिए आप सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिंबॉलिकली डिनोट करते समय। देखिए आप समझते क्या हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप स्टेटमेंट कौन सा ले रहे हो, जैसे यहां पर स्टेटमेंट कहते हैं एंगल इज अक्यूट एंड एंगल इज ऑब्ट्यूज। अब ये नाइदर एंड नॉर का क्या करना है, तो अगर मान लीजिए आप अगर P स्टेटमेंट, P नोटेशन इस स्टेटमेंट को देते हो, कौन से एंगल इज अक्यूट, इस स्टेटमेंट को आप P से डिनोट करते हो, एंड एंगल इज ऑब्ट्यूज इसको आप Q से डिनोट करते हो। तो यहां पर तो दोनों स्टेटमेंट का निगेशन है। एंगल इज नाइदर एक्यूट, मतलब कहा जा रहा है कि एंगल एक्यूट नहीं है, और आपने लिखा है एंगल इज एक्यूट। तो आपको सिंबल क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने एंगल इज एक्यूट को P से डिनोट किया है, तो एंगल इज नाइदर एक्यूट का नोटेशन बन जाएगा नेगेशन ऑफ P। एंड नाइदर नॉर का मतलब होता है एंड, दूसरा क्या है नॉर ऑब्ट्यूज, या ऑब्ट्यूज भी नहीं, एंड नेगेशन ऑफ Q। तो बेसिकली अगर आप एंगल इज एक्यूट एंड एंगल इज ऑब्ट्यूज इसको अगर P और Q से डिनोट करते हो तो आपका ये सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप P से डिनोट करते हो कौन से स्टेटमेंट को, एंगल इज नॉट एक्यूट को, अगर आप एंगल इज नॉट एक्यूट को एक P से डिनोट करते हो, एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज इसको Q से डिनोट करते हो, तब आपका स्टेटमेंट इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि आपने पहले वाले केस में आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को डिनोट किया था, इसलिए आपको सिंबल को नेगेशन लगाना पड़ा। अब आप नेगेटिव स्टेटमेंट को डिनोट कर रहे हो तो सीधा सीधा उसको लेंगे। तो नाइदर नॉर को और मत समझना, ये एंड है, ठीक है ना। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सो इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, तो हमारा स्टेटमेंट है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, ये पहला स्टेटमेंट है जिसको हम P से डिनोट करेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट है मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज 90 डिग्री, तो ये भी स्टेटमेंट है, तो इसको Q बोलेंगे। और लॉजिकल कनेक्ट क्या, इफ देन, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ, P implies Q, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज P, दिस इज Q, सो P implies Q, ये सिंबल था। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। सो हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, इसको हम P से डिनोट करेंगे। शी रन्स फास्ट, इसको हम Q से डिनोट करेंगे। एंड इफ एंड ओनली इफ हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है, तो इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म बन गया P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। लास्ट, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट, अब बट का मतलब क्या
क्या, एंड इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। सो अगर आप x इज नॉट इरेशनल नंबर को p मानते हो, अब यहां पर देखना नॉट आया है, तो अगर आप x इज नॉट इरेशनल नंबर को p मानते हो, मतलब ऐसे x इज नॉट इरेशनल नंबर, इसको p मान रहे हो, और दूसरा q किसको मान रहे हो, इट इज, मतलब x के बारे में बात हो रही है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो आपका जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म है वो p एंड q होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए x इज इरेशनल नंबर, इस स्टेटमेंट को आप p मानते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, इधर यहां दिया हुआ है x इज नॉट इरेशनल नंबर, लेकिन आपने x इज इरेशनल नंबर को आपने p माना है, तो फिर यहां पर क्या दिया था, x इज नॉट इरेशनल, तो आपको p का निगेशन लेना पड़ता। तो अगर आप x इज इरेशनल नंबर इसको p से डिनोट करते हो, तो निगेशन ऑफ p एंड q ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा। तो जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो तो अच्छे से ध्यान में रखना है कि आप किसको किससे डिनोट कर रहे हो। नेगेटिव स्टेटमेंट को अगर आप सीधा सीधा नोटेशन दे रहे हो p, तो फिर निगेशन लिखने की जरूरत नहीं।